कभी सोचा है, जब हम अपनी पसंदीदा कॉफ़ी पीते हैं या कोई सामान ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उस पर जो जीएसटी लगता है वो सरकार तक पहुंचता कैसे है? क्या ये जिम्मेदारी हमारी है या दुकानदार की या फिर किसी और की? आज हम इसी बड़े सवाल की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि आखिर ये टैक्स भरने की जिम्मेदारी है किसकी। और यही सवाल असल में आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। सोचिए, जब एक रेस्टोरेंट में खाना खाया जाता है या ऑनलाइन शॉपिंग होती है तो उस बिल पर लगा जीएसटी सरकारी खजाने में जाता कैसे है? कौन है वो जो इसे जमा करवाता है? इसका जवाब यकीन मानिए उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे कॉमन नियम की। कानून की भाषा में इसे कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ये जीएसटी कलेक्शन का आप कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट तरीका है, मतलब ज़्यादातर यही होता है। तो इसका मतलब बहुत सीधा है। जब हम किसी दुकानदार से कुछ खरीदते हैं तो वो दुकानदार हमसे सामान की कीमत के साथ जीएसटी भी लेता है। फिर उस जीएसटी को सरकार के पास जमा कराने की जिम्मेदारी पूरी तरह से उसी दुकानदार की होती है। यहाँ दुकानदार ही टैक्सेबल पर्सन है, मतलब 99% मामलों में तो यही होता है। अच्छा, अब यहाँ एक मज़ेदार बात है। कानून कहता है कि जीएसटी हर चीज़ पर नहीं लगता। जैसे इंसानों के पीने वाली शराब, उसे तो जीएसटी से पूरी तरह बाहर रखा गया है। और जहाँ तक पेट्रोल, डीजल और इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात है, तो यहाँ कानून थोड़ा घुमावदार है। वो कहता है कि इन पर जीएसटी तो लगेगा, लेकिन आज नहीं, भविष्य में किसी तय तारीख से। तब तक इन पर पुराने टैक्स ही लगते रहेंगे। यहाँ पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। सोचिए, अगर कोई सर्विस या सामान किसी ऐसे इंसान से लिया जा रहा है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, जैसे कोई छोटा कारीगर या कोई फ्रीलांसर, तो क्या सरकार अपना टैक्स छोड़ देगी? बिल्कुल नहीं। यहीं पर सिस्टम को एक अलग रास्ते की जरूरत पड़ती है। और इसी सिचुएशन के लिए सिस्टम में एक दूसरा रास्ता भी है, जिसे कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये फॉरवर्ड चार्ज का बिल्कुल उल्टा है। यहाँ टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी की पूरी दिशा ही पलट जाती है। चलिए देखते हैं कैसे। ये स्लाइड इस फर्क को एकदम साफ कर देती है। देखिए, फॉरवर्ड चार्ज में जिम्मेदारी सप्लायर की है, यानी बेचने वाले की। लेकिन रिवर्स चार्ज में पासा पलट जाता है। यहाँ जिम्मेदारी रिसिपिएंट यानी खरीदने वाले पर आ जाती है। मतलब खरीदार खुद ही उस सामान या सर्विस पर लगने वाले जीएसटी को सीधे सरकार को जमा करता है। तो सवाल ये है कि ये उल्टा नियम लगता कब है? देखिए, कानून में इसके लिए 2 मेन सिचुएशन बताई गई हैं। पहली, जब सरकार खुद कुछ खास सर्विसेज की एक लिस्ट जारी करती है और कहती है कि इन पर रिवर्स चार्ज लगेगा। और दूसरी, जब कोई जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस किसी ऐसे सप्लायर से कुछ खरीदता है जो रजिस्टर्ड नहीं है। इससे टैक्स की चोरी रुकती है। ठीक है, अब आते हैं आज के डिजिटल दौर में। जब हम ऐप से कैब बुक करते हैं या खाना ऑर्डर करते हैं तो सर्विस तो हमें ड्राइवर या रेस्टोरेंट से मिल रही है, लेकिन हम पेमेंट कर रहे हैं एक बड़ी टेक कंपनी को। तो यहाँ टैक्स कौन भरेगा? ड्राइवर, रेस्टोरेंट या फिर वो ऐप वाली कंपनी? ये एक बड़ा सवाल है। तो इस नई उलझन को सुलझाने के लिए कानून में एक और खास व्यवस्था बनाई गई है। ये खास तौर पर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए है और इसका जिक्र सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में है। और यहाँ सबसे कमाल की बात यह है कि कानून कहता है कि कुछ खास सर्विसेज के लिए टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की होगी जिसके जरिए वो सर्विस दी गई है। मतलब कानून की नज़र में टैक्स जमा करने के लिए उबर ही ड्राइवर है और ज़ोमैटो ही रेस्टोरेंट है। सोचिए, इससे सरकार के लिए कितना आसान हो जाता है लाखों लोगों से टैक्स लेने की बजाय बस एक कंपनी से टैक्स लेना। और देखिए, कानून बनाने वालों ने आगे की भी सोची है। अगर कोई विदेशी ई कॉमर्स कंपनी भारत में सर्विस दे रही है और उसका यहाँ कोई ऑफिस नहीं है, तो भी वो टैक्स से नहीं बच सकती। कानून साफ कहता है कि या तो भारत में उसका कोई प्रतिनिधि टैक्स चुकाएगा या फिर उसे टैक्स चुकाने के लिए किसी न किसी को अपॉइंट करना ही होगा। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे एक साथ रखकर देखते हैं। ये बात तो साफ हो गई कि जीएसटी को सरकार तक पहुंचाने का सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग रास्ते हैं। चलिए इन तीनों को एक साथ देखते हैं जिससे पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। तो ये टेबल एक तरह से हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। पहला रास्ता
फॉरवर्ड चार्ज, जहां सप्लायर यानी बेचने वाला टैक्स देता है। दूसरा रास्ता रिवर्स चार्ज, जहां जिम्मेदारी पलट जाती है और रिसिपिएंट यानी खरीदने वाला टैक्स देता है। और तीसरा मॉडर्न रास्ता ई-कॉमर्स, जहां प्लेटफॉर्म खुद सप्लायर बनकर टैक्स चुकाता है। 3 अलग-अलग सिचुएशंस, 3 अलग-अलग जिम्मेदारियां। तो अगली बार जब कोई कैब बुक करे या पिज्जा ऑर्डर करे तो उस बिल को देखकर एक पल के लिए जरूर सोचिएगा। अब हम जानते हैं कि उस छोटे से टैक्स का सफर कितना दिलचस्प और पेचीदा हो सकता है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर छोड़ देता है, जैसे जैसे बिजनेस करने के तरीके बदल रहे हैं, क्या टैक्स वसूलने के नियम भी और बदलेंगे? कौन जाने, भविष्य में शायद कोई चौथा या 5वां रास्ता भी हमारे सामने आ जाए। ये सोचने वाली बात है ना?